स्टूडेंट, मैं पम्मी फॉर आईएससी बोर्ड के लिए क्लास 12 आईएससी बोर्ड के लिए मैं आज एक चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है आ धरती कितना देती है। इस कविता के जो लेखक है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। इस पोएम में ये कविता है जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही मतलब कि प्रकृति के बारे में बताया है। यहाँ पे जो भी पोएम है मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी आपको। यहाँ पे जो पोएम है, पहले वो पोएम का आपका शॉर्ट बता दूं, इस पोएम में हो क्या रहा है, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कर क्या रहे हैं। मैं आज इस पोएम को मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाऊंगी जिससे आपको सुनने में काफी इजीली लगे और आपको समझ में आ सके। उसके बाद में आपको लाइनिंग्स में आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आ धरती कितना देती है, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए इस कविता में यानी कि कवि जो है वो अपने बचपन के बारे में बताता है। यानी कवि जब 9 या 10 साल का रहता है तो कवि क्या करता है, एक रुपये का सिक्का लेकर वो मिट्टी में बो देता है। और कवि के मन में एक लालच सा रहता है कि अरे ये तो अगर सिक्के को मैंने बो दिया तो बड़े से पेड़ लगेंगे, पेड़ में बहुत सारे पैसे आएंगे, पैसे अगर मैं पेड़ों को हिलाऊंगा तो पैसे वहां से गिरेंगे पेड़ से, और मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, यानी कि मैं बहुत धनी आदमी बन जाऊंगा इसके ऊपर। तो कवि जो कल्पना करता है, कवि की कल्पना थी, बाल कल्पना, कवि उसको करता भी है। कवि एक तरह के सिक्कों को लेकर मिट्टी में बो देते हैं और बोने के बाद वो रोज जाते हैं, पानी देते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, खाद देते हैं, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। इसके बाद कवि को ये लगता है कि अरे ये तो लगता है जहाँ पे मैंने पैसे बोए थे वो धरती का जो मिट्टी है वो खराब है, यानी धरती की मिट्टी जो है वो खराब है, यानी धरती बंजर है। बंजर का मतलब होता है जहाँ पे जो खेत या मिट्टी, जिस खेत में हम धन जो है वो अनाज नहीं उगता है उसको बोलते हैं बंजर। जहाँ पे जिस खेत में या धरती में अनाज उगलती है यानी अनाज उगता है उसको बोलेंगे रक्त प्रसादी। ठीक है, तो कवि क्या करता है, कवि 1 रुपये को सिक्के को लेकर मिट्टी में डाल देता है और इंतजार करता है कि वहां से बड़े से पेड़ लगेंगे, पैसों के झपेदार फल लगेंगे, पेड़ लगेंगे, मैं पेड़ों को हिलाऊंगा और वहां से वो पैसे गिरेंगे। ये कवि की थी सोच। और क्या होता है, ये सोच पूरा कंप्लीट होता नहीं है और कवि हताश, यानी कि कवि बहुत निराश हो जाता है। कवि को लगता है अरे ये तो बेकार ही है, सब फालतू का चीज है। लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि अर्धवर्ष, यहाँ पे आपको लाइनिंग में मिलेगा अर्धवर्ष, यानी कि वर्ष, यानी वर्ष का आधा हिस्सा, यानी 50 साल जब हो जाते हैं, एक दिन क्या होता है, कवि क्या करते हैं, अपने बरामदे में टहलते हैं और वहां पे उनको एक सेब का बीज, उनको बारिश के दिन रहती है, सेब का बीज का अंकुर जो है वो उनको गिरा पड़ा मिलता है। वो जाते हैं नॉर्मली उसको लेकर और हल्के हाथों से मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और कुछ कवि इस बात को भूल भी जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, सहसा अचानक कवि अपने बरामदे में रहते हैं और देखते हैं कि अरे जो सेब के बीजों को उन्होंने वहां पे बोया था वहां से एक अंकुर निकल पड़ा है। ये देखते कवि बहुत खुश हो जाता है। कवि के मन में मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कवि बोलता है अरे ये तो शायद वही है जो सेब के बीजों को मैंने वहां पर बोया था, अब यहाँ से अंकुर निकल रहे हैं। और धीरे 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 प्रकृति ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वहां से उसको सूरज की रोशनी मिल रही थी, बारिश, धूप, सब कुछ मिल रहा था और यहाँ धीरे धीरे वो अंकुर धीरे धीरे बड़े होते गए। जैसे जैसे सेब का जो अंकुर जो था वो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद काफी उसमें से फलियां लगनी शुरू हो जाती है। उसके फल वहाँ पे वो सारे लोग ही खाते हैं। उस फलिया को सहारा देने के लिए वो क्या करता है, एक टाटी किया। टाटी का मतलब होता है, गांव में देखे होंगे जो खपराइल का जो घर होता है मिट्टी के, वहां से डोरी या टाटी बांध दिया जाता है ताकि उसके सहारे को चढ़ना शुरू हो जाए। तो कवि भी वही करता है। कवि क्या करता है कि सेब के बीजों को जब देखता है कि वो काफी बड़े हो गए हैं और वो अपना वो टाटी का सहारा लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। इसके जाने के बाद कवि को बहुत खुशी होती है। कवि वैसे करता है और सेब के बीच टाटी का सहारा लेते लगे वो पेड़ बहुत बढ़ जाता है और लास्ट में उसमें बहुत सारी फलियां लगनी शुरू हो जाती है। इस फलियों को लगने के बाद वहाँ पे कवि बहुत खुश रहता है। तब उसे लगता है अरे नहीं, मेरा जो सोच था, मैंने जब मैं 10 साल का था मैंने जो सिक्के के जो बीज बोए थे वो मैं गलत था। यानी कि धरती जो है वो बंजर नहीं है, धरती जो है वो रक्त प्रसाव नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है पूरे कविता का जो सार है,
इसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। कवि ने गलत बीज बोया था, इसका मतलब कवि को वहां पे सही अनाज नहीं मिला। यहाँ पे कवि ने सही बीज बोया था, जैसे भी बीज बोए थे तो उसको वहां पर फलियां मिली, अनाज मिले। यानी कि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ लाइनिंग्स में, मैं लाइनिंग्स में फॉलो करती हूँ। मैं एक एक कोशिश करूंगी मैं एक एक लाइनिंग्स आपको समझाने के लिए। अगर इस बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आता, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट में बताइए, मैं उसको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आम धरती कितना देती है, सुमित्रा नंदन पंत। मैंने छुपन में छिपकर पैसे बोए थे। यहाँ पे मैंने कौन है, कवि यानी सुमित्रा नंदन पंत जी, जब वो 9 या 10 साल के गए होंगे। मैंने छुपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ होंगे। यानी कवि बचपन में छिपकर 1 रुपए के सिक्के बोते हैं, लगता है कि बहुत सारे उसमें पेड़ मिलेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, यानी कि पेड़ बड़ा होगा और बहुत सारे पैसे लगेंगे। कभी पैसे पेड़ को हिलाएगा और पैसे वहां से खनकती हुई नीचे गिरेगी। और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊं, यानी कि इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा, कभी उससे बहुत धनी इंसान बन जाएगा। सेठ मतलब मोटा सेठ, धनी इंसान। पर बंजर धरती ने एक अंकुर न फूटा, बंजर मिट्टी ने एक भी पैसा उगला। लेकिन उस बंजर धरती से एक अंकुर तक नहीं फूटता है, ना वहां से कुछ पैसा उगलता है। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। कभी को लगता है कि उसके सपने पूरी तरह से टूट गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। कभी इतना निराश हो गया और काफी दिनों तक इंतजार करता रहा कि उस 1 रुपए के सिक्के से पेड़ निकलेंगे और वो मोटा सेठ बनेगा। बाल कल्पना के अब तक पावड़े पिछा कर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि बाल कल्पना यानी कि बाल मतलब बचपन, कल्पना मतलब बचपन की जो कल्पना होती है। बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत तरह की बातें सोचते हैं, तरह तरह, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा होता वैसा होता, इसको हम लोग कल्पना बोलते हैं। तो बाल कल्पना के अपने पावड़े पिछा के, यानी मेरी जो कल्पना थी दिन पर दिन फैलती जा रही थी। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यह मैं अबोध, अबोध का मतलब अज्ञान, उसको सही और गलत का फर्क बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए कभी अपने आप को खुद को बोल रहे कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो अब मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ये जो लाइनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके ऊपर आरटीसी आता है, जो ये चैप्टर इस बार 2026 के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आती हूँ सेकेंड पैराग्राफ में। अर्धशती हहराती निकल गई तब से, यानी कि जो साल का आधा हिस्सा है वो अब निकल चुका है। कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने, कितने ही मधुर पतझड़, यानी कि यहाँ एक सीजन, एक के बाद एक मौसम आया, गर्मी आया, ठंड आया, बारिश आई, सारे मौसम आके निकलते गए। सी सी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन, यानी सी कर हेमंत, हेमंत जो ठंड का दिन होता है उसमें लोग सी सकते हैं, यानी कांपने लगते हैं। तरु झरे खिले वन, जो होता है ना स्प्रिंग सीजन, यानी कि जो आता है आपका फरवरी का जो मंथ है, क्या होता है नए पत्ते वहां से पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और जब फिर से गाड़ी उड़ी लालसा की, यानी कि फिर से एक ऐसी इच्छा होती है। आप जब बच्चे के मान लो ये फागुन का जो महीना है, अभी क्या होगा, जितने पुराने पत्ते सब झड़ जाएंगे, उसके बाद सारे नए पत्ते आ जाएंगे। तो कवि की लालसा थी, कवि की इच्छा थी। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, गहरे कजरारे का मतलब होता है, कजरारे का मतलब काला, ठीक है ना, बादल मतलब बादल, यानी कि बारिश, बादल से जब बारिश होने वाली होती है तो उसका रंग कैसा होता है, वो रंग उसका काला हो जाता है। तो कवि ने यही कहना है कि गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, बादल गरजा और बादल का रंग काला हो गया और धरती पर वर्षा होनी शुरू हो गई। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने में, मैंने मतलब खुद कवि, कौतूहलवश मतलब यानी कि उनकी जिज्ञासा, ठीक है, आंगन के कोने में, उन्होंने आंगन के कोने में कुछ देखा। क्या देखा? गीली तक की जो उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, यानी उन्होंने सेम की बीज को उन्होंने जो पहले दबा दिया था, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए वो, फिर मैं भूल गया एक छोटी सी घटना को। यानी एक दिन क्या होता है, बादल गरजता है, बारिश होती है और वहां पे एक मिट्टी, वैसे बारिश होने पे क्या होता है, मिट्टी तो ऑलरेडी गीला रहता है,
तो गीला मन क्या होता है, वहाँ पे एक सेब के बीज रहते हैं, कभी इसको लेते हैं और उस मिट्टी गीली मिट्टी में बीज को वहाँ पे दबा देते हैं, और कभी इस बात को बिल्कुल भी भूल जाता है। इसीलिए बोला गया मैं फिर भूल गया एक छोटी सी घटना को। अब कभी इसको भूल जाता है, क्यों भूल जाता है? क्योंकि कभी के मन में उस समय कोई लालच नहीं रहता है, ना मैं उनका सेठ बनूंगा, जो उसकी कल्पना, जो उसकी सोच बचपन में रहती है, जो अभी नहीं रहती है, इसलिए कभी इस चीज को भूल जाते हैं। क्यों? कभी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, कभी क्या ही याद रखे, एक सेम के बीच उसने दबा दिया मिट्टी के नीचे, क्या ही याद रखेगा, कभी तो भूल चुका है पूरी तरीके से। किंतु एक दिन जब मैं संध्या के आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। एक दिन क्या होता है कि यहाँ पर कभी संध्या में शाम के वक्त आंगन में टहलते हैं और उन्होंने अचानक ही कुछ देखा। उससे हर्ष विभोर उठा, मैं विस्मय से देख आंगन के कोने में नहीं नवागत। कभी हर्ष मतलब खुश होना, कभी इसे बहुत खुश हो जाता है, देखते कि अरे आंगन में एक नवागत, नव प्लस आगत, मेहमान रूपी यहाँ पे कुछ आया है। नव मतलब नया, आगत मतलब आने वाला, नया कुछ आया है। छोटी छोटी छाता तारा खड़े हुए, यानी कि यहाँ पे पत्ते जो है, अंकुर से जो पत्ते निकले थे, वो पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए थे और लाइन से सब खड़े हो गए थे। या हथेलियां खोले थे वे नंदी प्यारी प्यारी, जो भी हो वह हरे भरे उल्लास से भरे। वो जो थे वहाँ पे पत्ते जो बड़े हो गए थे, अंकुर से जो पत्ते आए थे और सब लाइन से खड़े हो गए थे। कवि को देखकर वो बहुत ही अच्छा लगता है। कवि की मतलब कवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। अच्छा, ये लाइन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। यहाँ पे बोला गया पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे एक चिड़िया का जो बच्चा होता है ना, चिड़िया का बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसकी मम्मी, चिड़िया की जो माँ रहती है, उसकी पूरी तरीके से उसका जतन करती है ना, ताकि वो कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो क्या कर सोचता है, मैं और पंख फैला के उड़ने की वो कोशिश करता है वो बच्चा। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से, यहाँ पे देखिए एक अंडा, डिंब मतलब अंडा, अंडे को जैसे एक बच्चा एक अंडे के भीतर रहता है, तब तक उसकी माँ सेवा करती है, और जैसे ही वो अंडा वहां से फूटता है, बच्चा वहां से निकलता है, तब तक उसकी माँ सेवा करती रहती है। लेकिन जब बच्चे को लगता है कि नहीं अब हम उड़ना चाहते हैं, अब हम पंख फैला कर उड़ सकते हैं, तो वो बच्चा यानी कि चिड़िया का वो बच्चा वो कोशिश करने लगता है कि अब वो पंख फैलाकर उड़ेगा। निड्री में क्षण भर में उनको रहा देखता, और ये चीज को देखकर यहाँ पे कवि की जो कल्पना है, यानी कि कवि ने यहाँ पे तुलना की है। तुलना ये की है कि जो यहाँ पे जो सेब के बीज जो थे, जो छोटे छोटे जो पलटन के रूप में थे, मानो अभी दौड़ पड़ेंगे, तो उसकी तुलना कवि ने यहाँ पे डिंब के बच्चों से की है। ठीक उसी तरीके से जैसे पक्षी का जो बच्चा होता है, अगर मान लो उसके पर लगे चलना सीख गया, तो वो तुरंत उड़ने के लिए तैयार है। सहसा मुझे स्मरण हुआ यार, कुछ दिन पहले 20 सेब के रोपे थे मैंने आंगन में। तभी कवि को अचानक ख्याल आता है, अरे ये तो वही सेब का बीज है जो मैंने उसे मिट्टी में रोपा था। ये पैराग्राफ कंप्लीट है। अब मैं आती हूँ आपके यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में। मैंने उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक पड़ती जाती है, तब से उनको रहा देखते धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लग भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए मखमली चंदवे। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो जो सेब का जो बीज का जो बड़ा जो पौधा का रूप ले चुका था, अब वो पौधा क्या था, पलटन बना गया, यानी लाइन से सब पलटन में खड़े हो गए थे। और कवि को देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि ये वही पत्ता है जिसमें मैंने बोया था बिना किसी स्वार्थ और लालच के। अनगिनत पत्तों से लगभग गई जड़ियां, और धीरे धीरे सारे बहुत सारे पत्ते आ गए, हरे भरे टंग गए थे मखमली चंदवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का। तो मैंने को कहा था जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है, कभी क्या करता है उसके टाटी का सहारा लगा देता है, जिससे वो आगे और बढ़ता जाए। हरे हरे सो झरने फूटे ऊपर पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया कि वंश कैसे बढ़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पे बोलते मैं अवाक रह गया, मैं मतलब कौन, कवि। अवाक क्यों रह गया कवि, कैसे बोलता है कि कवि का मानना था, जो कवि बचपन में किया था, उन्होंने कहा
कि अरे ये तो धरती जो है वो बंजर है, इसमें से कुछ नहीं होने वाला। अचानक कभी सेम के बीज को पौधों को जो देखते हैं बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है। तब कभी को लगता है कि वंश मतलब जनरेशन, ठीक है ना, दादा हुए, परदादा हुए, दादा हुए, पापा हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो बोलते हैं जनरेशन यानी कि वंश। यहाँ भी कभी को लगता है कि ये जो पत्तों की जो वंश है ये कैसे बढ़ता है, अब कभी को ये समझ आ चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। छोटे तारों से चित्रे फूलों के झांटे, झागों से लिपटे लहरी श्याम पर सुंदर लगते थे मामस के हंसामुख नक्शे, छोटी की मोती से आंचल की बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यानी कवि के कहने का मतलब है ये जब सेंधी जो टाटी का लगाने के बाद उसमें वो काफी फलने लगा और उसमें काफी फलियां आई, काफी फल लगे, जिसे देखकर कवि बहुत खुश हो जाता है। और कवि बोलते हैं यह धरती कितना देती है धरती माता। कवि धरती माता को कहते हुए कहते हैं कि ये माता सच में तुम कितना देती हो, कितना देती है अपने प्यारे पुत्र को। तुमने सच में अपने इस प्यारे पुत्र को बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे धरती और पुत्र को जो बताया गया है इसकी तुलना में गई धरती माता और पुत्र यहाँ पे किसान बताया गया है, ठीक है। नहीं समझ पाया था मैं उस महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोग बस पैसे होकर। तो कवि यहाँ बोलते हैं कि आप सच में आप रत्न प्रसाद नहीं हो, आप सच में अपने पुत्रों को आपने बहुत कुछ दिया है, और लेकिन मैं ही इस महत्व को नहीं समझ सका था, क्योंकि बचपन में मेरे मन में एक लोभ था। लोभ कैसा? पैसे का। रत्न प्रसादी है वसुधा अब समझ सका हूँ, यानी रत्न प्रसादी मतलब रत्न हीरे जवाहरात, प्रसादी का मतलब उगलने वाला। तो कवि बोलते हैं कि ये वसुधा, ये धरती, अब मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ इस पृथ्वी से रत्न और हीरे जवाहरात पड़े हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोले हैं। यानी अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर आपने सही दाने बोए हैं तो इसमें जन की क्षमता के दाने बोले हैं, यानी जन मतलब लोक जन कल्याण, ठीक है। इसमें मानवता ममता के दाने बोने हैं, जिसमें उगर सके फिर धूल सुनहली फसलें। अगर आप सच्ची दाने बोते हो तो वहां से फसलें उगलेंगी और सुनहली फसलें निकलेंगी। मानवता ही श्रम से हंसे दिशाएं। यहाँ पे हंसे दिशाएं का मतलब बोला गया दिशाएं जो होती हैं हंसती है, यानी कि यहाँ चार जो दिशाएं होती है। अगर कुछ अच्छा काम करोगे ना तो देखोगे कि आप चारों ओर आपका क्या होगा, वाहवाही होगा, अरे यार इसने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ बुरा काम करोगे तो लोग अरे यार वो फालतू है, ये मतलब आलतू फालतू की बातें करता है ये। तो यहाँ पे बोला गया है कि मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, यानी मानवता यानी किसी मनुष्य, कोई भी मनुष्य अगर अच्छा काम करता है, हंसे दिशाएं, चारों दिशाओं में उसकी वाहवाही होती है, तारीफें होती है, दिशाएं भी हंसती हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, यानी कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस कविता का पूरे कहने का सार ये है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि ने गलत बीज बोए थे, उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद कवि ने दोबारा सेम की बीज बोए जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लोभ नहीं था, और उसने बीज बोने के बाद उसमें वो फल लगे, फलियां लगी, वो बढ़ता गया, जिसमें से कवि को लगता है कि नहीं वो गलत है, ठीक है। तो ये नोट्स के मैंने आपके पास समझा दिया है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। नोट्स प्रोवाइड करने के लिए आप मुझे कमेंट्स करिए कि मैम नोट्स रहेगा, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो मैं मम्मी फ्रॉम बेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, नमस्ते।